हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मॉर्निंग में कितने बजे ये वीडियो अपलोड कर दें। ठीक है, 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे, कितने बजे करना है। ठीक है, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 10 बजे, कितने बजे करना है जिसमें आप लोग कंफर्ट हो आप लोग का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ यार, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, कंटिन्यू रखना चाहिए। आप लोग को हेल्पफुल मिलता है कि नहीं मिलता है। आप लोग देखिए, जो भी रेगुलर व्यूअर हैं, जो भी रेगुलर वॉच करते हैं, ठीक है, वो अपने दोस्त साथी के साथ प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि यार देखिए, आपका मोटिवेशन से ही आप लोग मतलब सपोर्ट करेंगे तो ही हो पाता है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी इतने रात को 1 बज रहा है। ठीक है, और इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अपलोड करना है, 1-2 बज जाता है। सारा फ़ैन ऑफ रखो, गर्मी कितनी आपको पता है। देखिए, एफर्ट करने में तभी मन लगता है ना, जब सामने से आप लोग रिस्पॉन्स दो। ठीक है, अगर देखिए इसमें मैथ में है कि कंटिन्यू बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ठीक है, और आप लोगों के सामने से एक कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जो भी देखते हैं, अगर उतने ही लोग, ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर ठीक है, कंटिन्यू रखिए। ठीक है, या ये इम्प्रूव करिए, हम लोग को ये चाहिए। मतलब आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि ये करिए, वो करिए। आप लोग ना देखते हैं ना कुछ करते हैं, तो देखिए अंदर से डिमोटिवेशन होता है। फिर मन करता है कि नहीं नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, क्यों, अपना टाइम देना है और सब कुछ करना है। ठीक है, एफर्ट लगाना है, टाइप करवाना है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं यार। ठीक है, आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं। ठीक है, आप लोग को देखिए, मैंने कल वीडियो अपलोड कर दिया था। कल क्या था कि थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ी सी साउंड कम थी। मैंने रिकमेंड कर दिया था, पिन कर दिया था कमेंट में कि आप लोग ईयरफोन लगा के देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझाया था मैंने। आप लोगों ने, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया कि सर साउंड की कमी, मतलब आप लोगों ने वीडियो को देखा ही नहीं। ठीक है, तो 1 घंटे तक रिकॉर्ड करो और वीडियो को कोई देखे नहीं तो फिर कैसा लगता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यार, ये 2, 4, 5 सीरीज, मतलब 5 क्लास लेके देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को मैंने अभी तक ये जो सेट चल रहा है, वो झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि 20-20 क्वेश्चंस का सेट आया हुआ, आपको पता है। वो मैंने 4 सेट ऑलरेडी, मतलब 80 क्वेश्चंस अपलोड कर चुका है। ये 5वां सेट है, आपका सेट नंबर 5 है। आप शिवांगन पब्लिकेशंस का क्वेश्चंस बैंक में जाके देख सकते हैं। आपको पेज नंबर 95 पे मिल जाएगा, 101 से 20 क्वेश्चंस तक। ठीक है, हो बहु वही क्वेश्चंस है, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस, एक सम त्रिकोणीय प्रिज्म। ठीक है, एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म है और उसकी आयतन दे रखी है आपको, इतना घन सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म की ऊंचाई भी दे रखा है, तो आपसे आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रिज्म हम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाए तो ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब कुछ ऐसा कुछ डायग्राम होता है प्रिज्म का। ठीक है, तो ये ऊंचाई आपका ना, ये ऊंचाई आपका दे रखा है। ठीक है, कितना, 14। और ये जो आपका है, ये आधार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो दे रखा है। तो देखिए, कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चंस बनेगा कैसे। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म का यहाँ वी से डिनोट कर रहे हैं, आप साथ में पूरा लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं तो एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, इनटू में, गुने में, प्रिज्म की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, ये प्रिज्म लिखें और यहाँ पे छोटा में ऊंचाई लिख दिया। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई। तो वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ है, 785.4। और आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है, उसको ए मान लेते हैं, इनटू प्रिज्म का ऊंचाई दे दिया आपका 14। अब बस इसमें क्या करना है कि आपको काट देना है, ये 14 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 785 है यहाँ पे, सॉरी 785, और ये 4, नीचे 14 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 56.1। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यार प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको सपोर्ट, मतलब हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आपको नहीं सब्सक्राइब करना मत करो यार, हम कोई आपसे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बगैर आप लोग के कमेंट का, सपोर्ट का कंटिन्यू नहीं रख सकते। 0.2
ये आपका दिया हुआ है एक नंबर है, उसको ए बाई बी के फॉर्म में, परिमेय संख्या क्या होता है जिसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है जिसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0.255 को हमें लिखना है ए बाई बी के फॉर्म में, जिसको पी बाई क्यू भी बोलते हैं परिमेय संख्या का, वही चीज़ है। तो ये 3 जीरो आ जाएगा नीचे जब इसको हटाएंगे तो, ठीक है ना। ये 3 जीरो आ जाएगा। कौन सा कलर ले लें जो आपको लिए अच्छा होगा। तो ये 3 जीरो आ जाएगा, तो इसको काट दीजिए, 25 25 ना 5 रकम 5, और इधर हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 0। तो अब नहीं कटेगा, तो लास्ट जब नहीं कटता है तो यही पी बाई क्यू का फॉर्म या तो लिख दिया है ए बाई बी का फॉर्म, तो यही हो गया 51/200 आपका आंसर जाएगा ये नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत हिम्मत करके शुरू किए हैं, ठीक है, कि आप लोगों की ज़रूरत है। कमेंट आ रहा था जब नहीं पढ़ा रहे थे कि सर शुरू करिए शुरू करिए, और जब शुरू कर रहे हैं तो आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं है। निम्नलिखित में 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में आसान है, बट इसको बनाना अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन ईजी है, वाकई ईजी है, तो इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए। निम्नलिखित में से 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है। जब भी कोई आए ना तो जो भी संख्या के बीच में बोले उसको जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। तो ये 3/2 हो गया, इसमें आएगा कितना 1.5। अब देखिए ये 1.5 मतलब ये 3/2 जो है ये तो है एक ठो, तो ये है। अब इसमें से क्या और कोई भी हो सकता है। तो अगर हम ये 7/4 देखिए, अगर इस 7/4 को हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो 4 रकम 4 और 3 बच गया, 4 7 28 और 5 4 5 20, 1.75 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी तो ये इसी 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है परिमेय संख्या। 16/9 ये देखिए ये 1 से कम हो जाएगा, हमें 1 और 2 के बीच में चाहिए। तो ए भी होगा बी भी होगा, इसका आंसर डी होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या करेंगे, देखिए एक आ गया आपका 1/5 और एक 2, तो 2 + 1.5 अगर करें मतलब कि 1.5 मतलब 1.5 और 2 के बीच में भी एक परिमेय संख्या होगा। इसको 200 करिए आप तो देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो आपका 2 परिमेय संख्या होगा, मतलब कि ऐसा मतलब संख्या जो ये दोनों के बीच में लाई कर दे। तो ये दोनों के बीच में ये दोनों ए और बी लाई कर रहा है, तो आपका आंसर जाएगा डी, ए और बी। जल्दी में आप ए मार के बी को चेक करना भूल नहीं जाए। मैक्सिमम लोग यही गलती करता है कि अच्छा ये हो गया चलो निकलते हैं ए मारें, इसीलिए तो बी ऑप्शन में भी दे रखा है कि आपका नज़र ही नीचे नहीं जाए और गलत हो जाए, ठीक है। ये सब गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है आपसे क्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको भी लिख सकते हैं, बट √6 वाला जो भी होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन सब देखने में आसान लगेंगे लेकिन आपको टाइम के अंदर बना लेना है, ठीक है। विद इन टाइम बना लेना है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटा टाइम रहेगा, ठीक है। तो साइंस भी रहेगा उसमें, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, तो आप अच्छे से सारा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। इसलिए इसको टाइम के अंदर बनाना पड़ेगा। 2 के पावर ये देखो इतना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2 के पावर x के 5 और 32x, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद द्वारा विभाज्य है। अब ये नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन से ये नंबर जो दिया है वो जिसमें भागा लग जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसमें जो गुणनखंड करेंगे, इसका जो गुणनखंड होगा अगर वो इसमें होगा, ये चारों ऑप्शन में, वही इसका आंसर होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 के पावर x को कॉमन ले सकते हैं, 2x को कॉमन ले लेंगे तो ये x के पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 हो गया। अब ये देखिए 2x रहेगा ही, इसको लिख सकते हैं x² का पावर में ऐसे, x² का पावर 2 मतलब वही, और इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, हाँ ये हो गया। अब देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, ये देखिए फार्मूला बन गया a² - b² का। a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, क्या होता है a + b × a - b।
अब इसको तोड़ दीजिए उस फार्मूला पे, तो ये क्या हो जाएगा 2x तो रहेगा ही रहेगा, और ये प्लस बी, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे 4, तो +4 इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये टूट गया इस फार्मूला इस पे, ठीक है। जब ये टूट गया, अब देखिए चेक करके, ये आया फाइनली, ठीक है। इसमें कौन सा गुणनखंड है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे है, तो अगर इससे अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो यही तो फाइनली ये आया है, तो ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर देगा, ये कट जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर बी जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए जो सेट आसान आया था झारखंड दरोगा में, उसको नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो टफ आया था उसका भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा उस आई थिंक एक दिन 1 डे एग्ज़ाम होगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर 1 डे से ज़्यादा होता है, एक सीटिंग से ज़्यादा होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है कि A:B, ए अनुपात बी दिया है 2:3, और तो इसमें ये निकालना है। तो अब सिंपल से क्या है कि ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, इस टाइप का क्वेश्चंस में यही होता है। तो आप फॉर्मूला ए के जगह पे 2 लगा दीजिए, तो 6 × 2 12 हो जाएगा, और बी के जगह पे 3 लगा दीजिए और ये 15 हो जाएगा, और ये ए के जगह पे फिर 2 हो जाएगा, तो कितना 6 हो जाएगा, और 17 बी मतलब 51 हो जाएगा, 17 × 51, तो ये 27 हो गया और ये 57 हो गया, ठीक है। तो कटेगा क्या देख लीजिए, 3 × 9 27 और ये 19 दिया 57, यानी 9:19, आपका आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो संख्याओं का योग 24 है। क्या है, दो संख्याओं का योग 24 है। मान लीजिए कि एक संख्या है x और दूसरा संख्या है y। दो संख्याओं का योग 24 है, उनका अंतर 2 है और उसका अंतर भी 2 दिया है। तो मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग एक हो गया 24। आगे देखिए, और यह मानकर कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। तो पहली संख्या x है जो कि दूसरी संख्या से बड़ी है, तो हम अंतर दिया हुआ है 2। अंतर क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, तो x माइनस, क्योंकि x बड़ा है, y 2, ठीक है। अगर y माइनस x करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पे क्या होगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x = 26 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 13, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, तो उनका अनुपात खोजें। तो x 13 है, तो y कितना हो जाएगा, अगर यहाँ बैठा देते हैं इसको इसमें, तो हो जाएगा y हो जाएगा 11। तो अनुपात कितना हो जाएगा, x अनुपात 11, 13:11, ठीक है, यही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा आए, चौथा अनुपात आपसे पूछे, तो चौथा अनुपात मतलब अगर सिंपली अगर चौथा अनुपात पूछ रहा है, मतलब कि ऐसा बोल रहा है, ये फॉर्मेट का क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये फॉर्मेट का क्वेश्चन है, आपको x निकालने बोल रहा है, तो इसको कैसे लिखते हैं, a/b = c/x। तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लगा दीजिए, ठीक है। तो कैसे लगा देंगे, देखिए 30/50 = 60/x, चौथा यही पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ये 30 दूना 60, ये कट जाएगा और x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x = आ जाएगा 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है। 4 और 5 के बीच में, देखिए अभी आप लोगों को मैंने 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या बताई, या 1 और 2 के बीच में कुछ भी था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क है, ठीक है। आपका ये हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस आया हुआ है, केवल डिजिट चेंज है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चल देखते हैं कितने लोग वॉच करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 10, 6 और ये 2 के पावर 1/2 है। क्या है, ऐसे है क्वेश्चन, 6 2 के पावर में 1/2 किस प्रकार की संख्या है। देखिए जब किसी भी संख्या पे पावर 1/2 हो ना, तो उसका मतलब होता है रूट। रूट का वैल्यू ही होता है क्या,
पावर में 1/2, तो ये इसका मतलब हो जाता है x का रूट है ये, ठीक है। अगर रूट हटाएंगे तो पावर हाफ हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखना है 6 2 के पावर रूट, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो ये किस प्रकार की संख्या है, जहाँ कभी रूट वाला संख्या किसी में ऐड हो या माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये किस टाइप की संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए मैथ है प्रैक्टिस का, चाहे कुछ भी हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे नहीं बनेगा। x का मूल्य खोजें ताकि x मतलब कि ये अनुपात में 8 मतलब कि x का वैल्यू खोजने बोल रहा है आपको कि ये चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा देखिए। तो अच्छा मोड का क्या मतलब है, मोड का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर मोड के अंदर प्लस में है तो बाहर वो प्लस में ही रहेगा, कोई भी संख्या अगर माइनस में मोड में है तो वो बाहर प्लस में रहेगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें +5, तो ये आपका 5 रहेगा प्लस में, और अगर -5 रहता है मोड में तो ये बाहर +5 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस क्या है देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस है आपका, अगर हम 11 बैठाते हैं तो 11 - 3 ये मोड के बाहर आएगा तो 8 देगा प्लस में, जो कि मेरा राइट हैंड साइड पे 8 ही है, राइट RHS क्या है, राइट हैंड साइड यही 8 है, तो ये वेरीफाई कर रहा है, तो ये होगा। -5 अगर रखते हैं तो -5 और -3 ये क्या हो जाएगा -8, और जब ये बाहर आएगा मोड का तो ये +8 देगा, तो यही सेम हो जाता है। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है तो ये भी होगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा, फाइनली आंसर होगा A और B दोनों, इसका आंसर क्या जाएगा C नंबर, ठीक है। पहला ऑप्शन देख के टिक मार के भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पद बिना शेषफल के को विभाजित कर सकता है, मतलब कि ऐसा कौन सा ऐसा पद है इसमें जो कि इसको जो है ना वो क्या बोलते हैं, मतलब कि इसमें से कौन ऐसा चार ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बिना शेषफल के इतना को विभाजित कर सकता है, मतलब पूर्ण विभाजन कर देता है, कौन सा ऐसा है ये चारों में से। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप डिवीजन मेथड से बनाते हैं, डिवीजन मेथड से, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, x² + x + 1 डिवाइड करना होगा x के पावर 4 + x² + 1, इस तरह करके इसमें चेक करना होगा कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। अगर इसमें नहीं आता है, अगर आ जाता है तो आंसर यही होगा, अगर इसमें नहीं आता है तो आपको B वाला चेक करना है, अगर B में आता है यहाँ रखना है उसको, अगर B से आएगा तो ये होगा, अगर ये भी नहीं आता है तो C चेक करना होगा, भागा देना, अगर ये नहीं आता है तो इसको चेक करना होगा, तो जो भी इसमें 0 ले आएगा वही आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका डिवीजन मेथड। एक होगा वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग क्या होता है देखिए, वैल्यू पुटिंग में क्या करना है आपको, कुछ एक नंबर पुट करना है, जो आप यहाँ करेंगे वही आपको इस ऑप्शन में करना है। मान लीजिए हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो 1 + 1 3 होता है। अब ये देखिए इसमें से आप 1 रख के देखिए, एक ऑप्शन यही है जो आपको 3 देगा, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे 3 नहीं देगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, A नंबर। आप डिवीजन करके देख सकते हैं, जो 0 दे दे शेषफल वही आपका आंसर है, या फिर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू आप पुट यहाँ 2 रख के देख लीजिए, आप 2 रखिए, तो 2 का यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 सेकंड, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16 और 2 दूनी 4 20 21, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 2 6 7। हाँ देखिए इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे गुणनखंड मेथड भी अपनाते हैं, ठीक है, तो गुणनखंड मेथड से भी यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम वैल्यू रखते हैं तो उससे ही पता चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे अगर 2 रख के देखते हैं, ठीक है, देखते हैं 2 रख के कि आता है कि नहीं आता है, 2 रख के देखते हैं, तो ये 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, और ये 4 + 1 तो ये क्या हो जाता है 21, ठीक है। यहाँ रख के देखते हैं 2,
एक्स के जगह पे, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 मतलब कि 2 प्लस ये 7, ये नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ रख के देखते हैं, देखिए 2 दूनी 4 और ये 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर 1 रखते हैं तो सब पे आता है, अगर हम क्या बोलते हैं, अगर दूसरा वैल्यू रखते हैं तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, वही हम चेक करके देख रहे थे। यहाँ पे वो 1 रखने पे हो जाता है, बाकी रखने पे नहीं होता है, तो हम ऐसा रिस्क लेके नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसमें आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करने का क्या तरीका है, एक्स पर पावर 4 में ये ऐसे करके डिवाइड करते हैं, इसका पहला और इसका पहला। तो अगर हम एक्स के पावर 4 ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, ये कटेगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको इस एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, भागा तो आपको देने आता ही होगा। अब इसको एक्स क्यूब करेंगे और इधर एक्स स्क्वायर, फिर इसमें क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे, ठीक है। अब घटाने पे ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ, एक्स क्यूब माइनस में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा एक्स क्यूब और प्लस में 1, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब क्या करना है, फिर इसको करना है, फिर माइनस एक्स से इसको करना है। तो आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड करने पे आपका पहला ऑप्शन जो है वो 0 देता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही। आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आपको डिवीजन नहीं आता है, सिंपल डिवीजन है यार, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से इसको आपको भागा करना है, ठीक है। अगर आपको इसको बीजगणित भागा बोलते हैं। अगर आपको नहीं आता है ये, तो आप ऑप्शन दे दीजिए, हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम 4-5 तो भागा करवा देंगे आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अगर इतना करने लगेंगे ना तो वीडियो वैसे भी लंबा बन जाता है और लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो उतना लंबा लेंथी नहीं खींचना है, बस आपको कॉन्सेप्ट देना है। निम्नलिखित में से बहुपद, लो बहुपद का कुछ गायब कर दिया है क्या, 6x + 25 का शून्य कौन सा होगा। ये तो लगता है कुछ गायब कर दिया है, देखते हैं, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6 + 25 है। क्या है यहाँ पे छूट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 + 25 का शून्य कौन सा होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या है ना कि ये सब वैल्यू रख के देख लीजिए। इसमें एक बार -3 रखिए, अगर 0 आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। अगर -2 रख के देखिए, अगर 0 आता है तो वही आंसर होगा। और 2 रख के देखिए, अगर 2 रखने पर 0 आता है तो वही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, ये तीनों रखने पर किसी में 0 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर शून्य कौन सा होगा वो पूछ रहा है इसमें से कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 + 25 का शून्य कौन सा होगा। तो ये वैल्यू रखने पे, -3 रखने पे अगर ये 0 दे रहा है तो यही होगा। अगर -2 रखने पे 0 दे रहा है तो यही होगा। 2 रखने पे 0 दे रहा है तो यही होगा। लेकिन यहाँ तीनों रखने पे किसी पर भी 0 नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आप दूसरा क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। के का ऐसा मूल्य खोजें जो इसमें से गुणनखंड हो। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से x + 1 = 0 आने की x = -1, एक बार x = -1 इसमें पुट करना है, और एक बार x = +1, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे तो +1। एक बार -1 इसमें पुट करना है और एक बार +1 पुट करना है। जब -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए -1 पुट करते हैं तो x के पावर 4 में क्या हो जाएगा 1, और जब प्लस में k माइनस के हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा -q की जगह में, तो क्या हो जाएगा ये -k, और फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, और ये -+3 हो जाएगा, और ये q = 0। इसको अगर अरेंज करेंगे तो k - q = 6, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब एक बार x + 1 रखेंगे इसमें, जब x + 1 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, उसमें इक्वेशन आएगा k + q = 0। ये दूसरा इक्वेशन है, ये कब आया, x = 1 रखने पे,
ठीक है। ये कब आया, x इजिकल टू -1 रखने पे। तो अब ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका k का वैल्यू मिल जाएगा, वो हो जाएगा k इजिकल टू 3। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, कोई जगह थोड़ा सा कम है इसलिए शॉर्ट में बना दिए। एक बार यहाँ से x इजिकल टू, यहाँ से वैल्यू आएगा x का -1 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा +1। एक बार इसमें रखना है -1 और एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, एक बार रखना है +1 दूसरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देना है, वहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि k का ऐसा मूल्य खोजें जिससे दिया हुआ है जिससे x + 1 के गुणनखंड हो। जब ये इसका गुणनखंड मतलब ये जो है इक्वेशन है, इसका गुणनखंड ये दोनों है x + 1 और x - 1, इसका मतलब है कि ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो इसमें लाई करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए हम इसका वैल्यू इसमें रख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, गुणनखंड वाला, आप अपने फैमिली का गुणनखंड है, अगर आपको अगर आपके फैमिली में फिट कर दें तो आप फिट हो जाइएगा, किसी दूसरे को रखेंगे उसमें तो फिट नहीं होगा वो। तो वही है कि जो गुणनखंड होता है वो उसी फैमिली का पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो इक्वेशन है इसका गुणनखंड है, इस इक्वेशन का गुणनखंड है ये और ये, तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इसीलिए एक बार ये एक बार -1 रखने पे, एक बार +1 रखने पे दो इक्वेशन बनेगा और दोनों को सॉल्व करके k निकाल लेना है। नहीं बनता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन अपने से नहीं बनाया है, आप सेट नंबर 5 पेज नंबर 95 शिवांगन पब्लिकेशंस का क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है ना, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर आपको पता होगा, कॉमन सेंस है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को। ये क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b का कुछ मान दिया हुआ है, a क्रॉस b जो है उसका कुछ मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a,4 2,5 और 3,4। आप देखिए a के जगह पे तो 1 2 3 है, क्या है 1 2 3, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे, एक सेकंड, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक सेकंड, आप यहाँ देख रहे होंगे कि देखिए ये जो 1 है यहाँ पे आ रहा है, ये 2 यहाँ पे आ रहा है, ये 3 यहाँ पे आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई a का ये हो रहा है। ठीक है, ये a का पार्ट है, लेकिन ये जो 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये कहाँ से हो रहा है, तो ये b का पार्ट है। तो b का यहाँ जो सेट आ जाएगा, b का सेट वो 4 5 4। अब इसी को जो b का सेट है ना, जब रिपीट हो अंदर में, जैसे कि 4 4 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको हम एक बार लिखते हैं। तो ये 4, दोनों 4 के बदले एक 4 लिखेंगे और ये 5, तो इसी का आंसर हो जाएगा 4 5 b वाला सेट हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि b का क्या है, तो b हो जाएगा आपका a नंबर 4 और 5। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। b का ये यहाँ से आया, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये 4 ये 5 और ये 4, ये b के लिए है। अब 4 4 जब रिपीट हो अंदर में, मान लीजिए 5 5 रिपीट होता तो एक 5 लेते। ठीक है, तो यहाँ 4 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक 4 लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे दिया है, अगर ऐसे दे देता 4 5 4, ये नहीं रहता 4 5 4 रहता तो हम इसको लगा देते, लेकिन 4 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में यही रहता है आंसर में, और यही आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है। कितना है, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है। ठीक है, देखिए एक ट्रेन, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, इसकी लंबाई 330 मीटर है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सफ़र करती है, और इसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सफ़र तय करती है। तो समान दिशा मतलब अगर ट्रेन इधर जा रहा है तो इसी दिशा में, समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले एक आदमी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। तो इस ट्रेन को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसी दिशा में चल रहा एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, वो पूछा जा रहा है आपसे।
ठीक है। देखिए 330 मीटर, तो इस केस में अगर फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 330 मीटर, ठीक है, और ये स्पीड कितना है, देखिए सेम दिशा में जा रहा। अगर विपरीत दिशा में होता, विपरीत दिशा मतलब एक इधर से और एक इधर से, तो स्पीड जुट जाता है, ठीक है। अगर दोनों सेम दिशा में हो तो ये घट जाता है, माइनस हो जाता है। तो 60 में से 6 घटा देंगे तो 54 हो जाएगा, स्पीड 54 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कितना समय लगेगा, वही टाइम पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, टाइम। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, देख रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 330 मीटर है। तो इसको क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ समझिए ये किलोमीटर है और यहाँ प्रति घंटा है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 1000 कर देंगे बटे आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। हो गया, ये हो गया, कन्वर्ट हो गया हमारा, और इनटू टाइम यहाँ से निकाल देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 बचे 10 और ये 18, और ये 18 दिया 54। अब 3 से इधर कट जाएगा, ठीक है, और ऊपर 5 है, यानी 5 दिया 15, यानी 330 बटे 15 आ जाएगा नीचे, इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और यहाँ 2, फिर 15 दूना 30, 22 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चंस में यही था कि आदमी भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में ट्रेन जा रहा था। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दोनों का दिशा सेम हो, ये ट्रेन का दिशा मान लीजिए और ये मैन का दिशा मान लीजिए, आदमी का, तो इसमें स्पीड जो होता है वो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ट्रेन का है स्पीड और इधर से आदमी का स्पीड है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर, तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। अब बात रहा आपको किलोमीटर प्रति सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये किलोमीटर है, ये आवर पर आवर, यही दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा यही है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो ये 2 जीरो 2 जीरो, 2 बचे 10 और ये 18, यानी 5/18। अगर कहीं भी हमको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर से प्रति सेकंड में, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, जैसे कि यहाँ 54 था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा था, इसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर बाय पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, ये जो है वो एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, और सी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। अगर वे सब मिलकर काम करते हैं तो काम को पूर्ण होने में कितना दिन लगेगा। मतलब तीनों मिल के अगर काम करता है तो इस केस में क्या होगा कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम 60 होगा। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया 60, ठीक है। अब देखिए टोटल काम 60 हो गया और ये एक 10 दिन काम करता है, तो ये 10 दिन काम करता है और टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो 10 में 60 को भागा दीजिएगा, मतलब 60 में 10 से, तो आएगा 6। तो ये 6 इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, तो 6 दिन में कितना रोटी खाएंगे, तो आप ये 30 रोटी खाएंगे। तो एक दिन में जो 5 रोटी खा रहे हैं वो आपका इफ़िशियंसी है। तो टोटल 60 काम हुआ और 10 दिन में आप 60 काम किए, तो एक दिन में कितना काम किए, तो 10 में से 60 में 10 से भागा दे दिए, 6 आया। तो एक दिन का जो काम आया वो आपका आ गया इफ़िशियंसी। तो ये आ गया, बी का इफ़िशियंसी कितना है, 5। क्यों 5 ही इफ़िशियंसी, क्यों, क्योंकि 12 दिन ले रहा है, जिसका इफ़िशियंसी जितना कम रहेगा वो जितना ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। देखिए और इसको करेंगे तो 15 चौके 60, ये 4। अब देखिए आप यहाँ से कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये का इफ़िशियंसी 6 है और बी का 15 है और सी का 4 है, सबका इफ़िशियंसी घट रहा है बी और सी का। क्यों, क्योंकि इन्होंने 12 दिन ले लिया, तो जब 12 मतलब ज़्यादा दिन ले रहा है तो काम करने की क्षमता कम होगा, और इफ़िशियंसी मतलब क्षमता वही। अगर कोई 15 दिन में कर रहा है तो उसकी इफ़िशियंसी और कम होगी। तो देखिए तीनों का क्षमता कितना है, 6, 5, 11 और 4, 15, और टोटल काम कितना है 60। तो 60 में टोटल इफ़िशियंसी तीनों मिल के करेगा तो 15 इफ़िशियंसी से करेगा, तो 15 चौके 60, 4 दिन में तीनों मिल के काम खत्म कर देगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 35 फीट 50 फीट के दो खंभों के बीच की दूरी 20 फीट है,
ठीक है। 35 फीट 50 फीट दो खंभों के बीच की दूरी 20 फीट है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी निकालें। देखिए 35 फीट 50 फीट के बीच के दो खंभों के बीच की दूरी, देखिए मान लीजिए कि ये 35 फीट का है और ये 50 फीट का है, और इसके बीच की दूरी जो है ना, दो खंभों के बीच की दूरी, ये 35 वाला है और ये 50 वाला है, इसके बीच की दूरी कितना है 20 है ना। तो बोल रहा है उसके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये शीर्ष कौन सा है, ये इसका शीर्ष हुआ और ये इसका शीर्ष हुआ, तो इसके बीच की दूरी निकालने बोल रहा है। तो आप इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा, ये यहाँ से यहाँ अगर 50 है तो ये 50 है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ ये 35 है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ये 35 है, तो ये कितना बचा, ये 15 होगा, ठीक है। तो आपको यही तो निकालना है। तो पाइथागोरस फार्मूला लगा दीजिए परिमेय वाला। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसका अंडर रूट ले लीजिए, कर्ण वाला, ये कर्ण हो गया, कर्ण वाला मतलब ये आधार हो गया 15 और ये लंब मतलब आधार हो गया 20 और लंब हो गया 15, तो ये हो जाएगा 625 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25 बाहर आएगा ये नंबर, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चंस नंबर 19, यदि एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकती है, तो ये पाइप जो है वो टंकी को 15 घंटे में भर सकती है। भरने का काम पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ले लिए, जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे बनाइएगा, ठीक है। और एक अन्य पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकती है, ठीक है। एक अन्य पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकती है, मान लीजिए कि बी खाली कर सकती है, नेगेटिव काम आने के 10 घंटे में खाली कर सकती है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह कितने घंटों में भर जाएगी, ठीक है। तो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। 15 और 10 इसका 30 होगा एलसीएम, तो 15 दूना 10 और ये 10 दिया 30। देखिए यहाँ जो भरने वाला है ना वो 2 इफिशियंसी से कर रहा है और खाली करने वाला 3 इफिशियंसी से कर रहा है, तो इसका मतलब ये टंकी कभी भरेगा ही नहीं, खाली ही होगा, खाली होगा, ठीक है। तो यहाँ पूरी तरह से कितने घंटों में भर जाएगी ये नहीं होगा, यहाँ होगा खाली हो जाएगी, ठीक है, खाली हो जाएगी। तो टोटल कितना है टंकी का क्षमता 30, ठीक है। और ये देखिए ये 2 से भर रहा है, 3 से खाली कर रहा है, ठीक है। तो खाली कितने में हो जाएगा, ये खाली करने वाली क्षमता कितनी है, 2 से भर रहा है, मतलब कि 1 घंटा में 2 की क्षमता से भर रहा है और 1 घंटा में 3 की क्षमता से खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है, ये दोनों में से घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको घटा देने पे ये 30 घंटा में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। आपको ऑप्शन जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छा क्वेश्चन है। गार्गी ने अपने पैसे में से 12.5% पैसे खर्च किए, ठीक है, 12.5% पैसे खर्च किए अपने पैसे में से, ठीक है। उसके पास कुछ पैसा होगा, उसमें से इतना पैसे खर्च कर दिया। शेष राशि में से 75 पैसे खर्च करने के बाद उसके पास 17,500 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए उसके पास शुरुआत में x था, क्या था x, अब वो x में से 12.5% खर्च कर दी, तो क्या बचा उसके पास, ठीक है। तो उसके पास 87.5% बचा, 100% था होगा उसके पास, ठीक है। उसमें से वो x था जो कि 100% था, ठीक है, उसमें से वो 12.5% खर्चा कर दी, तो कितना बचा 87.5%। इसमें से वो 75% खर्चा कर दी, ठीक है। तो 75 जब खर्चा कर देगी इतना में से, तो कितना बचा 25% बचा। अब ये लास्ट में उसके पास कितना बच रहा है, ये बचने वाला है 17,500, ये बचने वाले ना, मतलब सब खर्चा करके बच रहा है, तो ये बच रहा है। तो अब इसको सॉल्व करिएगा आप, आपका आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आएगा, कमेंट में आप सॉल्व करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। हम सब कुछ कर दिए हैं, आपको सॉल्यूशन केवल बताना है सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, बट आप कमेंट करिए। आपको मैंने एक वही परिमेय संख्या दिए हैं, एक वो बताना है और ये किए, ठीक है, कि इसका बस सॉल्व करना है आपको। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बोल रहा है कि गार्गी ने अपने पैसे में से 12.5% खर्च कर दिए। तो खर्च कर दिए तो कोई भी पैसा 100% होता है, तो कितना बचा 87.5%। अब इतना में से जो बचा उसमें से वो 75% खर्च कर दी, तो कितना बचा इसका 25%, ठीक है, ये 25% हो गया। अब बच जो रहा है वो 17,500 है, तो ये तो बचने वाला हम सब लिख रहे हैं ना,
खर्च करते ये देखिए 12.5 खर्च किया, इतना 87.5 बचा, ये 75 खर्च किए तो 25 बचा। तो हम बचने वाला कितना दिया हुआ है 17,500, तो इसके बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करके आप एक्स का वैल्यू जो आएगा उसके पास वो स्टार्टिंग में था वही पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आता है बताइए। और प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको लिए इन्फॉर्मेशन है इसमें, आपको हेल्प मिलता है नहीं मिलता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।